गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए चालू करें आगे टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एबीजी एनालिसिस में दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? चलिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन तो पढ़ा था। क्या होता है ब्लड, ये तो पढ़ लिया था ना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में कंफ्यूजन है तो भैया पढ़ा क्या तूने? ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो एसिड का प्रोडक्शन होगा तब एसिडोसिस होगा, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में एल्कलोसिस का प्रोडक्शन हो रहा है, एसिड तो बन ही नहीं रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी एल्केलाइन आ रहा है और खाने वाली चीज़ें हैं या कोई प्रोडक्शन की चीज़ें हैं वो सभी एल्कलोसिस होगा, और ऐसी चीज़ें जो खाने की चीज़ हो या फिर कोई जीआई सिस्टम से रिगार्डिंग हो और उसमें एसिड बन रहा हो वो सभी किस में आएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आएगा। आप लोगों को तो समस्या नहीं किसी को? एफएफपी क्या है अभी बता देंगे। एफएफपी अभी बता देंगे, अभी पढ़ेंगे पूरा। एबीजी में तो किसी को तकलीफ नहीं है ना? प्रैक्टिस किया सबने घर जाके? सवाल निकाले या नहीं निकाले? हेलो अंडमान निकोबार। चलिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इंडिकेशन क्या है बताइए? किसको देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन? एनीमिक पेशेंट को। और अच्छा किसी का, हाँ, और हाइपोवोलेमिक शॉक। और बताओ? सर्जरी। और ट्रॉमा हुए उसमें देंगे। और बताओ? और बताओ? पीपीएच। सभी पीपीएच में ब्लड दोगे? सभी एनीमिया के मरीज को ब्लड दोगे? सभी सर्जरी में दोगे? नहीं दोगे तो बी स्पेसिफाई करके बोलो। एनीमिया जब हीमोग्लोबिन का लेवल किसी में 6 से कम जाता है, किससे कम जाता है? 6 से। एचबी का लेवल अगर 6 से कम है तो उसमें अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, बाकी ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से काम चल जाएगा। सर्जरी कौन सी सर्जरी? मेजर सर्जरीज। मेजर सर्जरीज का मतलब है जिस सर्जरी में समय 3 घंटे से ज़्यादा का लगा हो उसमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी में ज़रूरत नहीं है। आधा घंटे की सर्जरी है, हर्निया की सर्जरी, ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आजकल सभी सर्जरियाँ लैब से होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं लैब से करोगे ओपन करोगे, तो लैब से तो इंसिजन कम लगेगा, छोटा लगेगा, उसमें ब्लड जो है वो कम चाहिए आपको। दूसरा, मेजर सर्जरी जो है ओपन सर्जरी से लेना देना है, तो जितना एरिया ज़्यादा ओपन करोगे उतना ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए उन केसेस में आपको ब्लड अरेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप विपल प्रोसीजर कर रहे हैं, कमांडो सर्जरीज कर रहे हैं, तो इन सर्जरीज में ज़रूरत पड़ेगी। कार्डियक की सर्जरीज है, बाकी किसी में काम नहीं पड़ता। औरतों की सर्जरी में बहुत रेयर केस होता है जिसमें ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जब ब्लड क्या हो उसके साथ में आर्टरी वगैरह कोई ब्रेक हुई हो, रप्चर हुई हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, और किसी में ब्लड की ज़रूरत? जितनी भी ब्लड की केसेस हैं, जैसे आप कह रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर्स में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इन सभी में, इनमें ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया में तो चेन ही डिस्टर्ब्ड है। क्या डिस्टर्ब्ड है? चेन है, अल्फ़ा बीटा चेन डिस्टर्ब्ड होती है, तो उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें शेप चेंज हो जाता है, वो क्लैंपिंग होकर ऑलरेडी डेड हो जाती है, काम की नहीं है, और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग अगर होने लग गई तो आपको फैक्टर 8 देना ही पड़ेगा, तो वो ब्लड का प्रोडक्ट ही होगा। तो कोई भी चीज़ बताओ तभी आपको स्पेसिफिकेशन ज़रूर देना है कि कब देना है। ऐसे नहीं कि आपने सब्जेक्टिव पेपर जब लिखने जाते हो तब तो ठीक है, एनीमिया आपने लिखा चल गया, पर यहाँ पे एनीमिया का मतलब वो नहीं है। जब कंपटीशन में जाओगे तो कंपटीशन में सीधा सा सवाल पूछता है कि वन पेशेंट हैविंग द हिस्ट्री ऑफ एनीमिया बट द HB लेवल इज 8, ठीक है, व्हाट विल द नर्स डू, तो नर्स क्या करेगी। अब नर्स मेडिकेशन में हेल्प करेगी, नर्स ब्लड में हेल्प करेगी, नर्स डॉक्टर साहब को बता देगी, या कुछ नहीं करना है, मज़े कर दो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन से ट्रीटेबल है, इसमें ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी आदत जो है वो एक फ्लो में आदत है, ठीक है, उसी को लिखने की आदत है। आप स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ा आपने, आप डिजीज़ कंडीशन पूरी पढ़ते हो पर आपको ये नहीं पता कि इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर कौन सा है। आपने 15 क्लिनिकल फीचर लिखे हैं पर इसमें से ये नहीं पता कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, जब टेस्ट कराने जाओगे तो 50 टेस्ट कराते हो एक डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, पर स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आपने लिखना है यहाँ पे when patient having low hemoglobin level less than 6 gram per dl, then blood transfusion अगर इंडिकेशंस पूछे और कौन कौन से इंडिकेशंस हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल कौन सा आएगा, एनीमिया का, और इसमें HB लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 6 ग्राम पर DL। सुनो पहले आगे लिखो। नेक्स्ट आपका ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स में आपका हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, इसके अलावा मेजर सर्जरीज, मैसिव ट्रॉमा, hypovolemic shock due to excessive bleeding। अब सुनो यहाँ पे इस शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखने में मत रहो, मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। एक शब्द पीछे नहीं गया, वापिस पीछे करो, मुझे भी पता है तुम्हें लिखना है, मैं अकेला ही लिख के पढ़ने थोड़ी आया हूँ इधर, तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, इधर लिखे और इधर मिटाते जाना चाहिए। ब्लड डिसऑर्डर्स हो गया, मेजर सर्जरीज पता लगी कौन कौन सी सर्जरीज है। नेक्स्ट, मैसिव ट्रॉमा का मतलब क्या है, अगर एक्सीडेंट हुआ और पूरा पाँव कट गया हो, ठीक है, जहाँ से ब्लड की फुहारें निकल रही हो, ठीक है, वो मैसिव ट्रॉमा है। नेक्स्ट, जहाँ पे मल्टीपल इंजरीज हुई हो। हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिक शॉक फ्लूइड की डिफिशियंसी के कारण भी होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्लूइड से रिप्लेस करो, ठीक है। अभी कहते हैं ना किसी को सीवियर डायरिया हो रहा है तो उसको भी तो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, किसी को सीवियर वॉमिटिंग हुई वो भी जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक में। क्या सबको ब्लड देने फिरते रहोगे? नहीं ना, इतना ब्लड लाओगे कहाँ से? तो ये ब्लड का इंडिकेशन नहीं है। हाइपोवोलेमिक शॉक किसकी वजह से हो रहा है? एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए आप ब्लड से रिप्लेस करोगे, बाकी आपको ब्लड से रिप्लेस नहीं करना है, राइट। तो ये सभी रीजंस हैं जिसमें आपको क्या देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी।
अब लिख लो, कर ली रे पीछे, अब और क्या कराने पीछे है। अब वो वाली पीछे, अगली वाली स्लाइड। कमेंट स्क्रॉल करो। सिक्स, सिक्स से ही इंडिकेशन है, 7 पे तो जो है आप मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हो। उसमें फिर वो टीआईबीसी के लेवल्स करवाएंगे, आयरन और टीआईबीसी के लेवल्स। टेस्ट का सिलेबस जितना पढ़ा इस हफ्ते में, वो टेस्ट का सिलेबस है। डन। चलो, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तो कोई तो डोनर होना चाहिए। तो जो डोनेट करते हैं, आप जनरली जो डोनेट करते हैं उस ब्लड डोनर को क्या बोलते हैं? आप कैसे डोनर हैं? डोनर के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है। अलग अलग आदमी अलग अलग डोनेट करेंगे। आप जो ये कैंप लगते हैं और ब्लड देने जाते हैं ना, तो आप कैसे डोनर हो आप? रैंडम डोनर, वेरी गुड। और किसी को भी उठा के पकड़ के ले जाते नहीं, एक टॉर्च मारते हैं, बोल तू आ जा भाई, चल ब्लड दे। इट इज़ एन रैंडम डोनर, ये मतलब होता है रैंडम का। तो किसी को उठा लिया, वॉलेंट्री, वेरी गुड। तुम, मुझे लगता है एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं, सब अबोट हो तुम। अबोट समझते हो तुम लोग? सिर्फ हेलमेट और जूस पीने जाते हो, इसके अलावा तुम कुछ लेने नहीं जाते हो। सब लोभी इंसान हो तुम लोग। सुनो इधर, टाइप ऑफ डोनेशन, ब्लड डोनेशन, इसमें सबसे पहला जो डोनेशन होता है उसको डेजिग्नेटेड डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड डोनर। कोई कैंप लगता है या आप अपनी इच्छा से जाते हैं, उसको डेजिग्नेटेड डोनर कहते हैं। तो आप जो भी कहीं कैंप लगता है और ब्लड दे के आओगे ना, तो आप किस टाइप के डोनर हो? डेजिग्नेटेड डोनर हो, ठीक है। तो पर्सन गिविंग ब्लड विलिंगफुली, आप अपनी इच्छा से ब्लड देते हैं, इसलिए आप कैसे डोनर हैं? डेजिग्नेटेड डोनर है, राइट। सेकंड डोनर जो होते हैं, उन डोनर को बोलते हैं आपका, बताइए और कौन से डोनर होते हैं? ये तो आपका हो गया, और कौन से डोनर होते हैं? और कोई डोनर होता है? किसी को सुना है?
ऑटोलॉगस डोनर, कैसे डोनर है? ऑटोलॉगस डोनर, ऑटोलॉगस डोनर। ऑटोलॉगस डोनर का मतलब क्या हुआ? खुद का खून खुद ही देने वाला, ठीक है, खुद का खून खुद ही देता है। इसका मतलब ये है कि मेरी कोई सर्जरी होनी है और मैं सर्जरी से पहले और किसी का खून लेना नहीं चाहता, मैं मेरा ही खून जो है वो ब्लड बैंक में जाके डोनेट कर देता हूँ कि 1 यूनिट 2 यूनिट निकाल दो और जब सर्जरी में ज़रूरत पड़े तब क्या करना? रिप्लेस कर देना। उसको बोलते हैं ऑटोलॉगस डोनर। ऑटोलॉगस डोनर सिर्फ वही डोनर है जो खुद का ब्लड पहले देता है और बाद में ज़रूरत पड़ने पे वापस उसी का खून चढ़ाया जाता है। ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है जो लोग छोटी मानसिकता वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि साहब मैं किसी का खून क्यों लूँ, मैं अगर किसी का खून लूँगा तो उसके कैरेक्टर मेरे में आ जाएंगे, ठीक है, और ये आदमी तो इतना गंदा आदमी है, इसका खून कितना गंदा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ऐसे डोनर ऑटोलॉगस डोनर होते हैं। ऐसी किताब की भाषा नहीं है कि मैं ये नहीं लूँगा, इसका खून गंदा है, इसकी आदत गंदी है इसलिए मैं ऐसा हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों में, अभी काम की बात सुनो, ऑटोलॉगस डोनर उनको बोलते हैं जिनका हीमोग्लोबिन HB लेवल, ठीक है, ऑलरेडी 15 ग्राम से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? 15 ग्राम से ज़्यादा हो। ऑलरेडी उनका हीमोग्लोबिन इतना है, अब मैं किसी और से खून लो के इसमें चढ़ाऊंगा तो इसका हीमोग्लोबिन तो और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि वो ब्लड में क्या करेगा? क्लैंपिंग कर देगा, ठीक है, खून गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा जब होगा तो उसमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहने वाली है। आगे समस्या किसकी आएगी? कि आने वाले एज के अंदर वो क्या किसका पेशेंट हो जाएगा? स्ट्रोक का पेशेंट हो जाएगा। इसलिए इसको डोनेट करवाना है अपने को। तो अब ऐसे पेशेंट को कोई सर्जरी करनी है तो अब इसको तो खून चढ़ना तो पड़ेगा, सर्जरी कोई मेजर सर्जरी है, तो मुझे इसको ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको बोलो कि तेरा ऑलरेडी 15 है, तू पहले ऑपरेशन से सप्ताह भर पहले आ, तेरा 2 यूनिट में खून निकाल देता हूँ, ठीक है, खून निकाल के स्टोर करके रख देंगे, फिर उसकी सर्जरी प्लान कर देंगे, ज़रूरत पड़ी तो उसको खून दे देंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो किसी और को दे देंगे। समझ में आई? पर अगर ज़रूरत होगी तब यह आदमी अपने खुद का ही खून किसको देगा? खुद को ही देगा। ऐसे डोनर को क्या बोलते हैं? ऑटोलॉगस डोनर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पेशेंट डोनेटिंग सेल्फ ब्लड बिफोर एनी ऑपरेशन, ठीक है, बिना ऑपरेशन से पहले अगर कोई भी आदमी डोनेट करता है उसको ऑटोलॉगस बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो एक तीसरा, ब्लड सेल्वाज, क्या बोलते हैं उसको? ब्लड सेल्वाज। अब इसको सुनो, ब्लड सेल्वाज डोनर क्या है? तुम सब लोग लिखने में लगे हुए हो, नहीं समझ में आएगा ना तो तुम बाके फाड़ना, ठीक है, रोज़ रोज़ बोलना मेरा काम नहीं है, तुम्हें बताना। एक ही चीज़ को कितने दिन तक बोलें, ठीक है, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं इतना समय दे रहा हूँ तुम्हें, सीखना हो तो सीख लो, नहीं तो रोज़ की बेजामारी तो नहीं होती है। सिर्फ इसके लिए कि क्या लिखो मत समझो, लिखो मत समझो, ठीक है। बचीड़ खाओगे 1-2 बार, परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होगे तो समझ आ जाए तुम्हें, तो उसके लिए समझ जाना पड़ेगा। ब्लड सेल्वाज क्या है? ब्लड सेल्वाज का मतलब है जैसे कोई कार्डियक की सर्जरी चल रही है, ओपन हार्ट सर्जरी है, आपने हार्ट को बाहर निकाल लिया, ठीक है, इधर काम कर लिया, तो उसमें ब्लड जो है वो रिस ही रहा है। इसका मतलब इस कैविटी में काफ़ी ब्लड भर गया, 1 लीटर के करीबन ब्लड भर गया। अब वो 1 लीटर ब्लड क्या काम का? वो तो फेंकेगा बाहर। तो उसको क्या करते हैं? मशीन से सक करते हैं पूरे ब्लड को, प्यूरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, प्यूरिफाई करके उस ब्लड को वापस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी कैविटी, कोई भी जॉइंट, जैसे हीमोफीलिया का पेशेंट है, हीमोफीलिया के पेशेंट में अगर चोट लग गई तो वहाँ पे ब्लड जो है वो भर जाएगा पूरा, क्योंकि वो बंद नहीं होता। अगर इस जॉइंट कैविटी है, ये जॉइंट है, इस जॉइंट पे कहीं चोट लगी और वहीं पे अंदर ही अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, आधा लीटर ब्लड इकट्ठा हो गया, तो अब उस ब्लड को तो बाहर तो निकालना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा, तो वो वेस्ट नहीं हो। तो सर्जरी के दौरान अगर कोई भी ऐसा ब्लड जो 1/2 लीटर से ज़्यादा हो, उसके लिए ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं ब्लड सेल्वाज, ठीक है। तो आधा लीटर से ज़्यादा हुआ मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर भी हो सकता है,
उस पूरे ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, जो भी क्लॉट वगैरह होते हैं उसमें से निकाल देते हैं, प्यूरिफाई करके वापस क्या करते हैं, उसी पेशेंट में काम में ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड सेल्वाज। क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्वाज। ये टेक्निक्स इसलिए तुम लोगों को नहीं पता है क्योंकि बहुत रेयर हॉस्पिटल्स ये काम करते हैं, क्योंकि ना तो आपके यहाँ पे इतने बड़े कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये काम करते होंगे, ठीक है। इसके लिए जो है वो एक्मो मशीन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, एक्मो मशीन चाहिए होती है, पर एक्मो मशीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ना आपके जो है वो ट्रांसफ्यूज़र करने वाले लोग हैं यहाँ पे, तो इसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। तो कोई भी जॉइंट या फिर एनी कैविटी, joint and cavity, the blood is collected during major surgeries। तो क्या करना है, collecting blood and purification done and transfused again। बात समझ में आई। जो भी बड़ी जॉइंट होगा, जो भी बड़ी क्या होगी, कैविटीज होगी, उसमें ब्लड अगर मेजर सर्जरी के दौरान इकट्ठा हो जाता है, उसको उठाते हैं, साफ करते हैं और वापस क्या कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ऐसे डोनर को ब्लड सेल्वास डोनर कहेंगे। अब सुनो ज्ञान, 3 तरह के डोनेशन। पहला आपका डोनेशन जो आप अपनी इच्छा से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड डोनर। नेक्स्ट ऑटोलॉगस डोनर। ऑटोलॉगस का मतलब है खुद की सर्जरी से पहले खुद ही डोनेट करता है। कब, कंडीशन है हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका हीमोग्लोबिन तो 10 है, पर वो कह रहा है कि मैं मेरा खून मैं खुद ही दूंगा और खुद के ही चढ़वाऊंगा, तो उसको बोलना चुपचाप बैठ जा, ठीक है। खून देने जाएगा, पहले ही मर जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे को चढ़ाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुझे खून डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है इतना, हम दे देंगे। बात समझ में आई। तो ये ऑटोलॉगस डोनर जब 15 से ज़्यादा हो एचबी तभी ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं करना। नेक्स्ट आपका ब्लड सेल्वाज। कोई भी बड़ी जॉइंट कैविटी के अंदर अगर ½ लीटर से ज़्यादा ब्लड है और आपके पास में सुविधा है, अगर फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको क्या करो, प्यूरिफाई करो और उसी में वापस चढ़ा दो। तो ये कहेंगे ब्लड सेल्वाज। लिखो अभी। ने पहले लिख दिया, वो वाक्य फाड़ो, ठीक है। इधर उधर उंगली करो एक दूसरे के। तुम ही लोग क्या होता होमोलोगस और ऑटोलॉगस में नहीं जाएगा। देखो, डेजिग्नेटेड डोनर को हेट्रोजीनस डोनर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनस, क्योंकि वो किसी और का ब्लड है, ठीक है, पर कम्युनिटी एक है, इसलिए हेट्रोजीनस बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑटोलॉगस डोनर जो होता है, ठीक है, इसमें पेशेंट खुद का ही दे रहा है, ठीक है, अपना खुद का ही ब्लड, पर इसको अपन होमोलोगस नहीं कहते, ठीक है। ऑटोलॉगस को डेजिग्नेटेड में हेट्रो भी वहीं आएगा, होमो भी वहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे होमो और हेट्रो की कोई लैंग्वेज यूज़ की हुई नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा होमोलोगस डोनर किया। होमोलोगस डोनर की कोई वर्डिंग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, डेजिग्नेटेड डोनर। वॉल्यूंट्री डोनेशन भी वर्ड यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ नहीं करते, वॉल्यूंट्री डोनेशन भी नहीं करते हैं, इसलिए इन शब्दों को ध्यान रखना कि ये शब्द यूज़ ही नहीं होते हैं कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट,
राणा मयूर सिंह सिसोदिया। ठीक है, जब एसिडोसिस होगा तो इनिशियल में बीपी बढ़ता है, पर लास्ट आपको कभी भी कोई कंडीशन दे कि साहब इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, तो बीपी हमेशा कम ही जाएगा। क्या जाएगा? कम ही जाएगा। ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन को जब पढ़ो तब उसको समझो कि कंडीशन इनिशियल की है या लेटर की है। अगर आपकी कंडीशन में वर्ड लिखा है इनिशियल, तो आप स्टार्टिंग का रेस्पॉन्स देखो, और जब कंडीशन में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है वो एंड स्टेज की बात कर रहा है। तो जब क्वेश्चन में एंड स्टेज नहीं लिखता है, इनिशियल लिखा है तो इनिशियल मानो, नहीं तो सभी को एंड स्टेज मान के चलो। तो हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बीपी कम ही होगा। क्या होगा? कम ही होगा। डन? ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट का मतलब क्या है? ब्लड कंपोनेंट का मतलब ये है कि अलग अलग जो भी कंपोनेंट है, आप पीआरबीसी दे रहे हो वो ब्लड कंपोनेंट है। क्या है? ब्लड कंपोनेंट है। एफएफपी दे रहे हो, ब्लड कंपोनेंट है। तो आप कह रहे हो सबसे पहला क्या यूज़ करते हैं? पीआरबीसी, जिसको बोलते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? पैक्ड रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इस पीआरबीसी के बाद में आप देते हो एसडीपी। क्या देते हो? एसडीपी। तो उसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट। क्या बोलते हैं? सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आती है आरडीपी, जिसको बोलते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट। नेक्स्ट आपका एफएफपी। क्या बोलते हैं? एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नेक्स्ट एक होता है क्रायो प्रेसिपिटेट। इसके अलावा और कोई कंपोनेंट आता है क्या? होल ब्लड आ गया। ठीक है, एल्बुमिन उसी का कंपोनेंट है, निकाल के देंगे अलग से। सुनिए अब सबसे ज़्यादा जो चढ़ता है वो क्या करते हैं? पीआरबीसी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? पीआरबीसी। इससे ज़्यादा अपन एक बात कहते हैं कि साहब जो भी ब्लड है वो कैसा ब्लड है? होल ब्लड है। कैसा ब्लड है? होल ब्लड है। इसमें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी कुछ मिक्सअप किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ प्यूरीफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी को चेक करना है। तो अगर किसी का आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपकी किस किस बीमारी की जाँच होती है उस ब्लड की? कि सीधा लिया और अच्छा, मूवीज़ देखी ना, पुरानी मूवीज़, आजकल की मूवीज़ में भी ऐसा ही होता है। पुरानी में क्या कि किसी को चोट लग गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो बोले इसको खून की ज़रूरत है। बोले ठीक है, डोनर लेके आओ। तो एक बेड पे ये, एक बेड पे ये, इधर से चढ़ा, इधर से निकला और इधर से चढ़ गया। क्या यही प्रोसेस होता है? नहीं, गलत बताते मूवी वाले। हाँ, तो सबसे पहले जो है वो खून को लेते हैं, ब्लड बैंक में जाएगा, उसके साथ में एक वाइल के अंदर सैंपल लेते हैं, वो अलग अलग टेस्टिंग्स करता है। फिर टेस्टिंग करके उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं उस टेम्परेचर पे, राइट। और जो ब्लड बैग आता है ना, उस बैग के अंदर ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ऐसे ब्लड नहीं डालते हैं। ऐसा तो तुम घर से थैली लेके जाओ आटे वाली, ठीक है, प्लास्टिक वाली, और बोलो लो 1 लीटर खून दे दो, ठीक है, बांध के लेके आ जाओ। तो एक तो क्या है, उसमें कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं देता है। अगर ब्लड किसके कांटेक्ट में आया? ऑक्सीजन के ज़्यादा कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में, तो वो हिमोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमोलाइज हो जाएगा। तो उसके अंदर उस बैग को, कभी भी आपने खाली बैग देखा जब ब्लड डोनेट किया? किसी ने डोनेट किया ब्लड? कभी खून चूसा भी नहीं किसी का? लिया ही नहीं? लिया खून? हाँ। किसी कैंप में जाओ ना, तो देना नहीं है तो कम से कम लेना तो सीख जाओ। किसी का खून जो है वो ब्लड बैग लेके और एंटर तो करवा दो कि भाई सुई डाल के, और उस बैग को तो देखो उस बैग में क्या है, ये तो कर सकते हो ना।
तो उस बैग को देखोगे ना, वो प्लास्टिक का बैग होता है, ट्रांसपेरेंट बैग है। उस बैग के अंदर 100 से 150 ml कुछ कंटेंट ऑलरेडी पड़ा होता है, लिक्विड। और दूसरा, उस बैग को जब लेते हैं ना तो एक वेट मशीन पे रखा हुआ होता है, तराजू होता है ना, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, फिक्स नहीं रखते। फिक्स क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है ना, वो उसके अंदर मिक्स होती रहनी चाहिए। और फिर जितना आपने वज़न बोला हुआ है कि 300 ml लेना है, 350 लेना है, उतना आते ही वो ब्लड बंद हो जाएगा। उस बैग की कैपेसिटी उतनी ही है। ऐसा नहीं कि आपने लगा के और छोड़ के चले गए चाय पीने, गप्पे मारी जब तक 650 ml निकल गया उसका। अब वो फापे मार रहा है कि साहब सांस में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये हेलमेट तुम्हारे गले की घंटी बन जाएगी। तो इसलिए फिक्स डोनर जो है उससे एक एक्यूरेट मेजरमेंट लिया जाता है, कितना ब्लड मुझे क्या करना है, लेना है। तो आप जब कभी भी ब्लड डोनेट करने जाओगे तो मैं ये पूछ रहा हूँ कौन कौन सी डिजीज की टेस्टिंग होती है उसमें? हाँ, वेरी गुड, ये तो मेरे को पता था कि सबसे पहले यही आना है। HIV और ठीक है, टोटल मिला के तीनों ही वायरल मार्कर की टेस्टिंग्स होती है। क्या होती है? वायरल मार्कर की टेस्टिंग होती है। वायरल मार्कर कौन कौन से होते हैं? तीनों। पीछे वाले को पता है? तीन वायरल मार्कर। हाँ, पूछ लेना अपने, नहीं हो जन हाथ ऊंचो कर पूछ लेना क्या 3 वायरल मार्कर, ठीक है। हाँ, नहीं तो वापिस वही अबोट की अबोट ही। अबोट समझते हो? नहीं समझते हो अबोट? एकदम नया नकोर, ठीक है, फैक्ट्री से निकाल के ला दे नई गाड़ी, वैसे बिल्कुल खाली, ऊपर से कोई भरी हुई चीज़ है ही नहीं। वायरल मार्कर के अंदर एक तो आता है HCV। क्या आता है? HCV। नेक्स्ट क्या आता है? हेपेटाइटिस। क्या आता है? हेपेटाइटिस। HCV करते हैं, HCV कर दिया, और या हैप का कर दिया। इसके अलावा HIV का। ये तीनों की टेस्टिंग करते हैं। ये तीनों अगर कोई पॉजिटिव है तो आपके खून को बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा टेस्टिंग किसका टेस्ट करेंगे? ब्लड ग्रुप का। अच्छा, मेरा वो पॉजिटिव है तो बाहर फेंक देंगे, तुम्हारा वो नेगेटिव है तो HPV रे, ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस, और HCV साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। इनकी टेस्टिंग्स देखो, वायरस का तो कोई भी नामो निशान होना ही नहीं चाहिए कभी भी। आप अगर किसी भी वायरल डिजीज से सफरर हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। आप कोविड है तो भी आप डोनेट नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी दूसरी वायरल डिजीज़ है तो भी आप नहीं कर सकते हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी की हो या और किसी की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट, आपको अगर DM है, डायबिटिक मिलेटस है, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, आपको मलेरिया हुआ, आप अगले 5 साल तक जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। DM वाले का ब्लड नहीं लेते, ठीक है। DM वाले में पावर ही ख़त्म हो जाती है ब्लड की, क्योंकि DM के अंदर जो है वो सेल वेल सारी जो है वो उस हिसाब से ही सेटल्ड हो रखी होती है, तो अगले वाले को और दिक्कत कॉज करवाएगा। नेक्स्ट, आपका उम्र क्या है ब्लड डोनेट करने की? उम्र क्या है ब्लड डोनेट करने की? 18 से, हाँ 18 टू आगे नहीं बदल, देते रहो देते रहो देते रहो, ठीक है ठीक है। 18 टू 55 ईयर। वजन, वेट कितना होना चाहिए? ₹45 kg से ऊपर होना चाहिए। HB कितना होना चाहिए? 11 से ऊपर। कितना? 11 से ऊपर। तो HB जो है आपका 11 ग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए। अब सुनो, ये टर्म एंड कंडीशन जो है ना, वो बाहर बिठाते हैं ना, फॉर्म भरवाते हैं आपसे, वो सबसे पहले ध्यान देता है। एक तो वो क्या करता, जाते ही पहले प्रिक लगाता, पहले तो बोला वजन करो तुम्हारा, एक बार तो वजन से आउट हो जाओ, नहीं तो खाली फोगट सुइयाँ मारेंगे तुम्हारे। तो पहले बोलते वजन करो कि 42 किलो, बोले जाओ तुम्हें ज़रूरत है, बाहर से कोई जूस वूस ले जाओ पियो। कुछ लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं ना, किसी ने बोल दिया ब्लड देना चाहिए, किसी की जान बच सकती है, तो बेचारे वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो भावुक हो जाते हैं, ठीक है। वो चलो खून दे के आता है, मैं भी दे के आऊँगा, बोले तू बैठ, ठीक है। नेक्स्ट,
वज़न हो गया। वज़न के बाद में उम्र तो आपको पता लगी जाती है किसकी कितनी है। 50 साल 40 साल के बाद में तो कौन ब्लड डोनेट करने जाएगा। वो बोले मेरे खुद की कमी हो रही है, और नहीं है तो बोले से कान से बह रहा हूँ, खून नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ अलग अलग बहाने बनाते हैं, इसलिए 55 तो की हुई है। नेक्स्ट, HB लेवल 3rd। क्या हुआ? वो क्या हुआ? कोई काम है इधर से? नेक्स्ट, अब सुनो, इधर सुन लो। हो गया ना, मजे ले लिया, अब और क्या, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और इन्हीं क्षणिक सुख के लिए तुम पूरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। 100% है, डन है। बस सिर्फ किसी पे कमेंट करना है, ठीक है, और कुछ हो जाएगा, कच्चू ना होना जाना। ठीक है, 2 लपड़ पड़ेंगे, बाहर जाओगे तब। लपड़ समझते हो? थप्पड़ समझते हो? जूद, लिखतर, हाँ, इसलिए हाथ में तैयार है बाहर, भूल जाओ। इनकी तो पॉलिसी है, ये बोले 80% रिजर्वेशन तुम्हें यूँ उल्लू उल्लू बना के ले लिया इन्होंने, कर लिया। 20% बचा है, और 20% में भी तुम ये निक में काम करोगे तो यूँ नहीं होना जाना है। हो। ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा काम आएगा, क्योंकि घर बैठ के अगर भूल से शादी हो गई छोरी से, ठीक है, नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, तो बस बच्चों को ये इसमें काम आएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं आना जाना तुम्हारा। ठीक है, सुधर जाओ तुम लोग, पढ़ लो। ये छेड़े तो समझ ही आता है कि साला 80% रिजर्वेशन है, कभी पढ़ लेंगे, कर लेंगे नौकरी। तुम्हारे 20% तो उसमें ही बेटे ठरके से टन 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 टन। चलो इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दे दो, आप सुधर जाओगे, पढ़ लोगे। हाँ, ये मज़े नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, रोते ही फिरोगे नहीं तो। पहली बात तो शादी वाली तो तुम्हारी कहानी भूल ही जाओ। ठीक है, ये तुमसे यूँ इसलिए शादी करेंगे कि खाना बनाना आता है, क्या आता है, बच्चे रख लेगा, बोले हाँ रख लूँगा, टाइम से लेना आएगा ड्यूटी से, बोले यस, तो क्या बात, ठीक है आ जा, तेरू ब्याह कर लेती हूँ। चलिए, पर पढ़ूला नहीं, अब उठ रहे जाऊँला, पहले से पता है लखन तुम्हारे। चलो अब सुनो इधर, तो ये 3 क्राइटेरिया, हेलो, बस हो गया। मेरी क्लास में मजाक मैं जब तक चाहता हूँ तब तक ही होगा, और जे हो किया तो मैं तुम्हारी हो अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, हाँ, इधर से डेट इधर तक आंसू नहीं जाए तो छोड़ूंगा और नहीं, बाहर जाने और नहीं दूंगा। तो इसलिए मजाक है, मजाक की तरीके से पढ़ लो अभी। ठीक है, अब अगले 1 घंटे तक में कोई मजाक नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, चलो चलो। हीमोग्लोबिन कितने से ज़्यादा? 11 से ज़्यादा। एज कितना? 18 से 55 मैक्स एज है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं वेट कितना? 45 kg से ज़्यादा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आपने ये 3 कंडीशन को क्रॉस कर लिया तो आप ब्लड दे पाएंगे। फिर उसमें एक चीज़ और लिखी हुई होती है कि आप किसी डिजीज़ से सफ़रर नहीं होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वायरल मार्कर का कोई भी वायरस जनित बीमारी है आपको, ठीक है, तो आप डोनेट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपको कैंसर है तो आप नहीं कर सकते हो, कोई भी बड़ी डिजीज़ है, या फिर आपके कोई इन्फेक्शंस है आप डिजीज़ नहीं कर, स्किन की कोई डिजीज़ है आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर ल्यूकीमिया के मरीज़ हो, नहीं कर सकते हो, खुद को ज़रूरत है उल्टा। नेक्स्ट, डीएम का पेशेंट है तो इसमें ऑलरेडी समस्याएं ज़्यादा है डीएम को, ठीक है, तो उसका ब्लड लेते ही नहीं है। दूसरा, मलेरिया। मलेरिया अगर किसी को हुआ है तो ये माना जाता है कि अगले 5 साल तक आपके ब्लड में उस मलेरिया के कुछ पार्टिकल्स रह सकते हैं। तो अगर आपने किसी को दे दिया, ठीक है, अगर दिया तो सीन क्या है, क्या मच्छर काटते ही आपको मलेरिया हो जाता? नहीं, मलेरिया को डबलिंग चाहिए होती है। एक बार वायरस होना चाहिए अंदर, ठीक है, मलेरिया का पैरासाइट, और फिर वापस मच्छर काटता है तब मलेरिया होता है। एक बार में मलेरिया नहीं होता। तो ये मलेरिया का एंटीजन आपके उसमें होना ही नहीं चाहिए।
तो अगर आपने ब्लड में डाल के दे दिया और फिर मच्छर काटा तो आपको तो इमीडिएट प्रभाव से क्या होगा, मलेरिया होगा। तो इसलिए आपका ये सीन नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म एंड कंडीशंस है किसी आदमी को ब्लड डोनेट करने की। और कभी भी ये डाटा किसी को छुपाने नहीं चाहिए। अगर कोई करता नहीं है टेस्टिंग, एक्चुअल में सारे ही लोग टेस्टिंग करते हैं, पर कुछ जगहों पे ऐसा कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। आप क्या सोचते हो, वायरल मार्कर, हर पेशेंट का वायरल मार्कर करोगे, टेस्टिंग की कॉस्ट कितनी बढ़ती है उसके? आप तो फ्री देते हो, पर उसकी टेस्टिंग के पैसे तो लगते ही है ना। तो आपको हमेशा अगर कोई भी डिजीज़ है तो आपको बताना चाहिए। और दूसरा, आप खुद टेस्ट नहीं करवा सकते हो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि मेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं है, एक बार ब्लड डोनेट करके आ जाओ। अगर कोई डिजीज़ निकल के आई तो वो ब्लड बैंक वाला फ़ोन कर देगा कि भैया आपको ये डिजीज़ है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से खून देने मत जाना और इसका इलाज करवा लो। नेक्स्ट, जितने भी आपके HIV के पेशेंट्स होते हैं, क्या कोई कहेगा कि मुझे HIV है? कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा कि मेरे को HIV है। तो HIV की जो सैम्पलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं अपन, कौन सा तरीका अपनाते हैं सैम्पलिंग का? स्नोबॉल सैम्पलिंग। कौन सा अपनाते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो HIV मरीज या फिर ऐसी कोई भी डिजीज जिसमें सोशल स्टिग्मा हो, ठीक है, लोग डरते हैं बताने से लोगों को, ठीक है, अगर किसी को HIV है, चाहे उसको जरूरी नहीं है कि कोई सेक्सुअल एंगेजमेंट की वजह से ही किसी को HIV हुआ हो। हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ को HIV होता है, क्योंकि किसी न किसी की नीडल स्टिक इंजरी होती रहती है, वो अपनी लापरवाही से है। जितने लैब में काम करने वाले लोग हैं वो ब्लड के साथ डील करते हैं, उसके कहीं कट लगा हुआ है, वो ब्लड उसके कांटेक्ट में आ गया, उसको HIV हो गया। लास्ट में अगले 5 साल बाद पता लगता है, कोई टेस्टिंग करवाई तब कि साहब इसको क्या हो गया, HIV हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ही आए, पर वो लोग बताते नहीं हैं। तो इसके लिए जो सैम्पलिंग का तरीका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो ये ऐसे डाटा, अब क्या होगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब है कि कोई किसी को बताएगा तो नहीं, पर मेरे को अगर HIV है तो मुझे कहाँ से मिला ये मुझे पता होगा, ठीक है। अगर मैं कोई काम ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे HIV हुआ, राइट, तो मुझे तो पता है ना कि मुझे HIV कहाँ से मिला है, तो मेरे को उसका पता है, राइट। अगले वाले को पता होगा कि उसको HIV कहाँ से मिला हुआ है। तो ये एक चेन सिस्टम आप बना सकते हो। एक बॉल बर्फ का जो है गोले को बनाओ इस तरह से, और अगर आप फेंकोगे तो उसमें क्या होंगे, मल्टीपल जो है वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग जगह पे। तो एक आदमी से आप उस पूरी चेन तक पहुंच सकते हो कि कौन कौन जो है वो HIV से सफरर है। तो ये इसमें मेथड यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारी टेस्टिंग्स करते हैं। तो ब्लड डोनेट ऐसे करना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो किसी न किसी के काम आएगा, पर ये उसके क्राइटेरिया और शर्तें हैं। नेक्स्ट, जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए। होल ब्लड, जिसमें सिंपली अपन कह रहे हैं कि इसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है पर उसमें प्लेटलेट भी बराबर नहीं है, तो अपन होल ब्लड चढ़ाते हैं। अधिकतर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट यूज़ आता है वो PRBC आता है। कौन सा आता है? PRBC। PRBC जो है वो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है, उसमें RBC का कंपोनेंट ज़्यादा होगा। किसका कंपोनेंट ज़्यादा होगा? RBC का। और ये आपका रेड कलर या फिर ब्राउन कलर में दिखेगा, बैग लेके आओगे तो वो रेड या ब्राउन कलर में नोटेड होगा हमेशा ही। दूसरा, अगर आगे इसको मेंशन करें कि PRBC के बारे में और कोई फैक्ट्स हैं क्या, तो PRBC के आगे फैक्ट्स ये हैं कि इसमें जो भी डोनर होगा ना वो 300 से 350 ml डोनेट करता है। अगर मुझे एक आदमी से खून निकालना है तो मैं कितना ml निकाल सकता हूँ? 300 से 350 ml ब्लड ले सकता हूँ, राइट। और आपसे जनरली इतना ही निकाला जाता है, इससे ज़्यादा ब्लड नहीं निकालते। दूसरा, ये ध्यान रखो कि आपको जितना ब्लड निकालते हैं उतना लिक्विड देते हैं, ठीक है। 300 ml निकाला है तो आपको 250 ml का एक कैन पकड़ा देते हैं जूस का, बोले ये लो ये जूस पी लो, राइट। तो वो वापस फ्लूइड को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। कभी भी कहीं पे भी देखना, आपको कोई भी फ्रूट नहीं बांटेगा, आपको हमेशा क्या देगा? लिक्विड देगा। और फ्रूट बांटेगा तो साथ में क्या करेगा? या तो कॉफ़ी देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा? कोई भी ऐसा लिक्विड देगा जिससे इमीडिएट एक तो शुगर बढ़ जाए और थोड़ा जो है वो रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो
तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें रहेगी। तो 300 से 350 ml डोनेटिंग ब्लड होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, 100 से लगा के 150 ml तक उसमें क्या मिला देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। क्या मिला देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव अलग अलग प्रिजर्वेटिव है, अभी बात करेंगे प्रिजर्वेटिव की। कितना ब्लड लंबा चलाना है उसके बेस पे प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। पीआरबीसी आपने ले लिया, ठीक है, 300 से 350 ml, और ये मिलाने के बाद में लगभग एक बैग 400-450 ml का हो जाता है। कितने का हो जाता है, 400-450 ml का हो जाता है। तो आप पीआरबीसी का वॉल्यूम ही देखोगे तो 400-450 का मिलेगा, ठीक है। बाकी कभी भी आपका वॉल्यूम इतना मिलेगा ही नहीं, या तो मिलेगा 350, 375, 380, 400, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा ही होता है। ब्लड का जो फॉर्म आता है ना, एक उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ आता है, एक तो नंबर लिखे हुए आते हैं और एक क्या करते हैं, उसके साथ में जो है वो लिस्ट आती है ना, उसके साथ एक मार्किंग नंबर लिखे हुए हैं, उसका नंबर और उस बैग का नंबर मैच होना जरूरी है। दूसरा, उसके ऊपर जो ब्लड ग्रुप मेंशन्ड है वो और इस ब्लड के ऊपर जो है वो मेंशन्ड प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए मरीज का और जो लेके आया हो, नहीं तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा लफड़ा जो है वो आरबीसी का ही है। किसका है, आरबीसी का ही है। तो सेम ब्लड ग्रुप होना जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं हुआ, क्लम्पिंग होके रिएक्शन होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगा और इंसान मर सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका एसडीपी और आरडीपी होती है। क्या होती है, एसडीपी एंड आरडीपी। एसडीपी आरडीपी का मैंने आपको पहले ही कहा, ये क्या है, सिंगल डोनर प्लेटलेट है, सिंगल डोनर प्लेटलेट। और ये है आपकी रैंडम डोनर प्लेटलेट, रैंडम डोनर प्लेटलेट। इन दोनों में ही डिफरेंस ये है कि एक आरडीपी जो है वो क्या करती है, लगभग 4000 से 5000 काउंट्स बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है, काउंट्स बढ़ाती है। तो मैं कहूँ एक आरडीपी अगर मैं दूंगा तो वो कितने काउंट्स बढ़ाएगा, 4000 से 5000। नेक्स्ट, अगर मैं एक एसडीपी दूं किसी को, क्या दूं, एक एसडीपी दूं, तो वो 25,000 से लगा के 30,000 काउंट्स जो है वो क्या कर देगी, रेज कर देगी। दोनों में ही बढ़ क्या रही है, दोनों में ही प्लेटलेट्स बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, प्लेटलेट्स बढ़ रही है। नॉर्मल लेवल कितना होता है प्लेटलेट्स का, 1,50,000 से 4,50,000, ये इसका क्या है, नॉर्मल लेवल है, राइट। अगर किसी का लेवल इतना कम चला गया कि साहब 20,000 के करीबन हो गया, ठीक है, एक सवाल और आता है कि कितने पे ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। अगर इफ प्लेटलेट काउंट्स लेस देन 20,000, कितने थाउजेंड है, 20,000, देन गिव आरडीपी। क्या देना है, आरडीपी देना है। और इफ प्लेटलेट काउंट्स लेस देन 10,000, देन गिव एसडीपी। अब क्या करते हैं, 50,000 किसी की अगर प्लेटलेट्स आ जाती है तब भी लोग जोर जोर से कहने लग जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे तो फटाफट से एसडीपी चढ़ा दो, आरडीपी चढ़ा दो, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। होगा क्या कि बॉडी की इतनी इम्यूनिटी होती है कि ऑटोमेटिकली पिकअप करना स्टार्ट कर देती है। क्या कर देती है, ऑटोमेटिकली पिकअप होगा। लोग कह रहे हैं पपैया खिलाना चाहिए, पपीते के पत्तों का जूस पिलाना चाहिए, पपीता एक्सट्रैक्ट की गोलियां खानी चाहिए, बकरी का दूध पीना चाहिए, ठीक है, कीवी खानी चाहिए। इनका कहीं पे भी मेडिकली रिसर्च के अंदर कहीं पे भी प्रूव रिकॉर्ड नहीं है कि पपीता के पत्ते के जूस पीने से प्लेटलेट बढ़ती है और बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ती है, कहीं पे प्रूव नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके तुम कहोगे ये कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहेगा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और हॉस्पिटल में मैनेजमेंट क्या करते हैं, सिर्फ फ्लूइड चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, फ्लूइड चढ़ा दिया। वो फ्लूइड चढ़ाया क्यों, फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके अंदर जो फ्लूइड की डिफिशियंसी हुई है उसको कंप्लीट करता है। आपने देखा होगा किसी को डेंगू हुआ, ठीक है, डेंगू होते ही क्या होता है, बुखार आता है। जब तक बुखार आता है तब तक प्लेटलेट नहीं टूटती है, ध्यान रखो इस चीज़ को।
जब तक बुखार आता है तब तक प्लेटलेट नहीं टूटती है। प्लेटलेट जब बुखार चला जाता है उसके बाद टूटना स्टार्ट होती है। बुखार जब आएगा तो क्या करेगा, पसीना कराएगा खूब सारा, पानी को बाहर ले जाएगा, तो आप में पानी की क्या होने वाली है, कमी होगी। तो आपका जो फेस है वो क्या होगा, फ्लशिंग फेस होने लगता है, एकदम रेड रेड चेहरा हो जाता है, जैसे गुस्सा आता है ना वैसे चेहरा हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा चेहरे में खिंचाव आ रहा है, मेरी पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे कोई खींच रहा हो, ठीक है, वैसा खिंचाव फील होता है। तो उस खिंचाव को कम करने के लिए अपन क्या चढ़ाते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं, 1 लीटर का बॉटल लगा देते हैं हॉस्पिटल में कि चलाते रहो इसको। दूसरा, उसके साथ सेप्ट्राइक्सोन दे देते हैं, पर सेप्ट्राइक्सोन से प्लेटलेट बढ़ेगी ऐसा कहीं पे भी रिटर्न नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है, हॉस्पिटल का बिल बढ़े इसलिए लोग लिख देते हैं सेप्ट्राइक्सोन दे दो और फ्लूइड लगा दो, चलते रहो। जब तक प्लेटलेट कितने पे नहीं आ जाती, 20,000 पे नहीं आ जाती, तब तक वो आरडीपी सजेस्ट नहीं करता है। फिर वो आपको एक चीज़ बोलता है कि आप हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखो कि इसको कहीं पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसको लाइट कपड़े पहनाने हैं, कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, बीपी कप ज़्यादा नहीं बांधना है, इतनी फ्रिक्वेंट बीपी नहीं लेनी है उसकी, ठीक है, ज़रूरत है तो बीपी लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी की प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग होगी, या तो नाक से ब्लीड करेगा, एपिस्टैक्सिस होगा, या फिर यहाँ पे अगर कहीं से ज़्यादा टाइट बांधोगे तो यहाँ पे एक बेल्ट जैसा छप जाएगा, ठीक है, तो वो निशान छपने लगेंगे, ठीक है, पैटीचे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट्स जैसे होते हैं, वैसे स्पॉट्स होने लगेंगे, तब एसडीपी ये आपकी आरडीपी जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है, अदरवाइज प्रेस्क्राइब नहीं करोगे। नेक्स्ट, अगर 10,000 से कम चली जाती है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए अपन क्या चढ़ाते हैं, एसडीपी चढ़ाते हैं, अदरवाइज एसडीपी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप सोचते हो कि ब्लड प्रोडक्ट, मैंने तो इतना ब्लड डोनेट किया है कि मेरे को खून देने वाले खूब लोग हैं, दे देंगे, और तुम्हें 50,000 आई और मैंने ब्लड प्रोडक्ट ले लिया। ब्लड प्रोडक्ट लेने के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक्सेस कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में आएगी तो वो क्या करेगी, नुकसान करेगी। किसी और का ब्लड मेरे अंदर आएगा तो वो रिएक्शन तो करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन तो करेगा। लोग कहते हैं कि मेरे घर में पैरासीटामोल एक्सपायर हो रही थी इसलिए मैंने खा ली, होता है। लोग बोलते हैं इसके पैसे लगे हुए हैं, एक गोली जो है वो 50 रुपए की आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा लग ही रहा है कि दर्द हो ही रहा है तो मैं खा ही लेता हूँ, तो मैंने खा ली। करते हैं ना घर में, फ्रूट पड़े होते हैं लोग बाहर फेंकते हैं क्या। अगर कोई एप्पल पड़ी है तो उसकी इच्छा नहीं है खाने की, पर वो पड़ी है, ख़राब हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं, ज़बरदस्ती खा ही लेते हैं। ले एक फाड़ी तू खा, एक फाड़ी तू खा, सभी खा के ख़त्म करते, पैसे लगे हुए ना उस चीज़ के। ऐसा नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ है उस चीज़ का। मिसयूज़ क्या है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो एक तो आरडीपी कितने पे चढ़ानी है, 20,000 से कम जाए तब आरडीपी चढ़ाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, एसडीपी कितने पे चढ़ानी है, जब 10,000 से कम हो तब का रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। बाकी सभी है वो अपन रूल के बियॉन्ड काम करते हैं, ठीक है। कोई वीआईपी मरीज आ गया, वो कह रहा है 1 लाख पे भी मेरे एसडीपी चढ़ा दो, तो चढ़ा देते, मेरा क्या जा रहा है, लेके आ और चढ़ा, 4,000 क्यों, 10,000 तोड़ तेरे पैसे, तो इसलिए। नेक्स्ट, अगर डेंगू के फीवर में फ्लशिंग होती है तो सिर्फ फ्लूइड पीने की ज़रूरत है। क्या पीने की ज़रूरत है, फ्लूइड पीने की ज़रूरत है। अब वो ऐसा क्यों होता है, खिंचाव क्यों हुआ, खिंचाव इसलिए होता है कि फ्लूइड जब बाहर चला जाता है, मान लीजिए ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर बाकी वाला सब क्या है, पानी है, क्या है, सब पानी है। अभी तो इसका कलर जो है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, मल्टी कलर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी क्या हुआ, यहाँ से एक पाइप लगाई और यहाँ से ये पानी पानी क्या निकल गया, बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो अब पानी की प्रेजेंस कम हो गई और ये क्या हो गए, ये सभी ज़्यादा हो गए। तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे स्वेटिंग हुई वैसे वैसे पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये सभी सेल्स आपस में क्या होने लग गई, क्लम्पिंग होने लग गई। और जब क्लम्पिंग होने लगेगी तब आपका चेहरा क्या होता है, खिंचाव करता है कि साहब ये बहुत ज़्यादा एकदम टाइट हो रही है स्किन। उस समय में आप वापस इस फ्लूइड को क्या करते हो, रिप्लेस करते हो, तो फिर जो है वो ठीक होने लगोगे, ठीक है। बस ये इतना ही फिनोमिना है, इसलिए डेंगू में कोई मल्टीपल गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कोई भी एक चीज़ ले लो, दूध कह रहे हैं तो दूध पी लो, कीवी कह रहे हैं कीवी खा लो, पपीते का जूस कह रहे हैं पपीता जूस खा लो, होम्योपैथी वाले कहते हैं, आयुर्वेदा वाले
कि हम वो एक्सट्रैक्ट वाली गोली रखते हैं, पपैया एक्सट्रैक्ट, तो पपैया एक्सट्रैक्ट की गोली खा लो, ठीक है, पर उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। बढ़ेगी तो अपने आप बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो ये क्राइटेरिया में आएगा तभी अपने को चढ़ाना है, अदरवाइज चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये तो हुआ एसडीपी और आरडीपी का। नेक्स्ट होता है एफएफपी। क्या होता है? एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या कंपोनेंट है एफएफपी के अंदर? एफएफपी का कंपोनेंट है क्या? इसमें किसी तरह की कोई सेल नहीं है, ठीक है, ना आरबीसी है, ना प्लेटलेट है, ना डब्ल्यूबीसी है। इसके अंदर ओनली क्लॉटिंग फैक्टर्स है। कैसे हैं? ओनली क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर है। सारे क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है जितने ब्लड में प्रेजेंट है, वो सभी के सभी इस एफएफपी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये वाइट कलर का ही दिखेगा, येलोइश कलर में दिखेगा। किस कलर का दिखेगा? येलोइश कलर में दिखेगा। अब तुमने देखा होगा किसी को एफएफपी लगाते हैं ना, ठीक है, तो भी आपके मल्टीपल बैग्स होते हैं। अगर किसी को एफएफपी चढ़ेगी तो उसमें भी 5 बैग 4 बैग ऐसे होंगे। ऐसा हुआ क्या? ये 4 बैग 5 बैग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? एक ब्लड आपने दिया, खून खराब कितने दिन में हो जाएगा? 35 दिन में या 42 दिन में खराब हो जाएगा। 42 दिन में खराब होने से पहले पहले मैंने उसमें से क्या निकाल दी? सेल निकाल दी सारी, ठीक है। तो सेल को तो मैंने फेंक दिया बाहर। रगड़ा तो सिर्फ किसका था? सेल का था कि साहब ये 120 दिन जिएगी, ये 5 दिन जिएगी, ये 2 दिन जिएगी, इसको खत्म करो। सेल को बाहर निकाला, पीछे जो मटेरियल बचा उसका कोई कलर नहीं होता। क्या नहीं होता? उसका कोई कलर नहीं है, सिर्फ आरबीसी का कलर है, इसलिए वो किस कलर की दिखती है? रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट, बाकी वाला जो निकाला तो उसमें से मैंने एफएफपी को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? एफएफपी को। अब सोचो कि 350 ml मैंने किसी का निकाला, ठीक है, और इसमें से मैंने क्या किया? 200 ml जो सेल का था वो मैंने क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। अब पीछे कितना बचा? 150 ml। और 150 में से भी मैंने बाकी वाली चीज़ें भी तो निकाली, एल्बुमिन भी तो निकाला। तो मैं सोच रहा हूँ 50 ml मैंने एल्बुमिन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एल्बुमिन निकाल दिया। तो अब पीछे कंपोनेंट कितना बचा? 100। तो 100 क्या हो गया? एफएफपी हो गया। तो आप जो कंपोनेंट देखोगे वो इतना ही मिलेगा। किसी का 100 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 75 होगा। वो अलग अलग बैग होंगे। उस बैग के ऊपर ब्लड ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो एफएफपी है वो ओ पॉजिटिव ग्रुप वाले की है, ये जो बैग है वो ओ नेगेटिव ग्रुप वाले का है। देखा है कभी? तो ये सभी आपके लिखे हुए मिलेंगे। इसका मतलब है कि ब्लड खराब होने वाला था तब उसमें से अपन ने क्या सेग्रीगेट कर लिए? एफएफपी सेग्रीगेट कर लिए। उसको बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब लास्ट में पता चला कि साहब ये एफएफपी भी खराब हो रही है। क्या हो रही है? एफएफपी भी खराब हो रही है। तो मैंने एक काम किया कि इसका एक क्रायो प्रिसिपिटेट निकाल दिया। अब क्रायो प्रिसिपिटेट में 2 कंपोनेंट है, फिब्रिनोजन एंड फैक्टर 8, ठीक है। फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट है। तो फर्स्ट और 8 नंबर को दोनों को अलग निकाला, ठीक है, बाकी सबको बाहर फेंक दिया और फर्स्ट और 8 को अलग रखा। उसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रखा? क्रायो प्रिसिपिटेट। और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर। कितनी वैलिडिटी हो गई? 1 ईयर। तो अब 1 साल तक मैं कंपोनेंट किसका यूज कर सकता हूँ? क्रायो प्रिसिपिटेट का। और 1 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे फेंकना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा, फैक्टर 8, ठीक है, किस में देने की ज़रूरत पड़ती है? हीमोफीलिया के मरीज को। किसको देने की ज़रूरत पड़ती है? हीमोफीलिया को। तो सिर्फ अगर कोई भी कहे कि साहब इंडिकेशन किस में है इसका, तो इंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही मरीज में है। वो किस में है? हीमोफीलिया के अंदर। किस में है? हीमोफीलिया के मरीज में। हीमोफीलिया के मरीज को एजुकेट करना है कि किसी तरह की चोट नहीं लगे। बी अवेयर। जूते भी पहनने हैं तो सॉफ्ट जूते पहनने हैं, पूरे कवर जूते पहनने हैं, कोई भी चप्पल सैंडल ऐसी चीज़ें नहीं पहननी, बाइसिकल नहीं चलानी, आउटडोर गेम्स नहीं खेलने, इंडोर गेम्स खेल सकते हो। और सबसे बेस्ट गेम जो होता है वो होता है स्विमिंग।
कौन सा होता है? स्विमिंग। बस ये एजुकेशन उसको देना है। दूसरा, जब कभी भी ब्लीडिंग हो तो आपको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा प्रेशर देके रखना है और पार्ट बॉडी से ऊपर रखना है, एबो रखना है, तभी वो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। नेक्स्ट, इससे अलावा बाद में आपका जो भी ब्लड का सेग्रीगेट करने पे बचा हुआ था उसका क्या बना लेते हैं? एल्बुमिन बना लेते हैं। ये पूरा ब्लड का प्रोसेस है। बात समझ में आई? किधर से चालू किया? देखो इधर, कंपोनेंट बड़े समझ लो, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इस चीज़ को ऐसे ही याद रखना है कि आपकी फ्लो में वैसा ही चलता रहे, ठीक है। सीन वैसे ही होना चाहिए कि लग गए, सिर्फ लगने के लिए मत पढ़ो कि साहब परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद भी लर्निंग हमेशा होनी चाहिए, और नहीं तो तुम्हारी वजह से मरीज़ मरेंगे। क्या मरेंगे? पेशेंट मरेंगे, और वो उसका भुगतान नहीं कर पाओगे कभी भी। एक आधा पेशेंट ऐसा मार दोगे ना जिसका ज़िंदगी भर जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कि वो मेरी वजह से मरा, अगर मैं थोड़ा सा पता होता तो वो मेरी वजह से बच जाता। तो इसलिए ध्यान रखो। ये सारे कंपोनेंट लिखे आपने। फिर अपन ने कहा सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा होता? पीआरबीसी। कितनी पीआरबीसी लेते हो? 300 से 350। बाकी वाली 100 से 150 क्या मिलाते हैं? एंटी कोयागुलेंट्स मिलाते हैं या प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव में ही क्या होते हैं? एंटी कोयागुलेंट्स होते हैं, राइट। अब एंटी कोयागुलेंट का मतलब हेपेरिन से कछु लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेपेरिन नहीं मिलाते हैं। क्या नहीं मिलाते? हेपेरिन नहीं मिलाते हैं। लोग ये बोलते होंगे खून क्लॉट नहीं हो जाए इसलिए क्या मिलाते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन नहीं मिलाते हैं, ठीक है। क्या मिलाते हैं बताऊंगा। नेक्स्ट, फिर एसडीपी और आरडीपी होती है। एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट है, आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट है। दोनों ही प्लेटलेट है। एसडीपी ज़्यादा पावरफुल है, आरडीपी कम पावरफुल है। इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? सिंगल ब्लड ग्रुप है। कैसा ब्लड ग्रुप है? सिंगल ब्लड ग्रुप है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है? डिफरेंट ब्लड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स है, इसलिए ये कम फायदा करती है। नेक्स्ट, एक आरडीपी चढ़ाने से कितने काउंट्स बढ़ेंगे? 4000 से 5000। एक एसडीपी चढ़ाने से कितने बढ़ेंगे? 25000 से 30000। इसका 5 गुना। किसका? इस आरडीपी का 5 गुना ये बढ़ाती है। नेक्स्ट, आपका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है प्लेटलेट की? 1,50,000 से 4,50,000। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्लेटलेट की संख्या 20,000 से कम जाए तो आरडीपी देते हैं, और अगर 10,000 से कम जाए तो क्या देते हैं? एसडीपी देते हैं। एफएफपी क्या होती है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसमें क्या होते हैं? सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जिस किसी पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है, और उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। मान लीजिए किसी को चोट लगी, उसकी ब्लीडिंग पे सारे टांके लगा दिए, स्टिच कर दिया, फिर भी ब्लड जो है वो वहाँ से ऊज आउट हो ही रहा है। मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हाथ कट गया, ठीक है। अब इस हाथ कट गया तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, इस हाथ के पूरे टांके लगा दिए, फिर भी इस टांकों के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? टांकों के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। तभी डॉक्टर क्या बोलेगा उसको? एफएफपी चढ़ाओ, कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जाने चाहिए जिससे वो क्लॉट बनाएगा और ये ब्लड रिसना क्या होगा? बंद होगा। तो ये एफएफपी में ओनली क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जिन लोगों की प्लेटलेट कम हो जाती है, प्लेटलेट चढ़ा दी पर ब्लीडिंग रुकना बंद नहीं हुई, तो उसमें भी एफएफपी चढ़ानी पड़ेगी। जो पीपीएच के केसेस होते हैं उसमें भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, पता है ना। पोस्टमार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। तो आप सिर्फ उसको होल ब्लड देते जाओगे या पीआरबीसी देते जाओगे? पीआरबीसी देने का मतलब है सिर्फ आप रिप्लेस कर रहे हो, आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे हो। तो ब्लड रोको पहले, ठीक है, और फिर उसकी कंप्लीशन करो। तो ब्लड रोकने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एफएफपी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एफएफपी निकालोगे कैसे? सेग्रीगेट कैसे करते हैं? 350 ml की अगर पीआरबीसी या होल ब्लड है तो उसमें से 200 ml तो सेल हो गया, सेल को ख़त्म किया। फिर उसमें से 150 ml का कंपोनेंट बचता है, उसमें से एल्बुमिन निकाल दिया, पीछे बचा एफएफपी। फिर उसको अपन क्या कर देते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। अगर एफएफपी भी जो है वो ख़राब होने लगे तो अपन उसमें से क्या बना लेते हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट में कंपोनेंट किस किस का है? फैक्टर 1 और फैक्टर 8। दूसरा, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है और सबसे ज़्यादा यूज़ किस में करते हैं? हीमोफीलिया के पेशेंट में यूज़ किया
जाता है। क्लियर? अब ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? समझने के लिए। एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वाले आप सारा लिख सकते हो। नेक्स्ट, इसमें तो आप जो है वो डोनर की शर्तें लिख देना, ये 3, ठीक है, और ये डिजीज़ फ्री होना चाहिए, और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। यहीं से स्टार्ट करना था, छापो फटाफट। 1 यूनिट होल ब्लड से कितना आरडीपी निकल सकता है, सबकी जो है वो इच्छा अलग अलग है। एक से निकलने में जो है वो 50 ml निकल जाए, 100 ml निकल जाए। लिखो पहले किसमें? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पहला तो यह है कि उसका बीपी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, उसका फ्लूइड जाया बाहर, पूरा ब्लीडिंग कर गया, इसलिए तो आरडीपी चढ़ाएंगे। फिर पीआरबीसी चढ़ाएंगे। पीआरबीसी के बाद में भी ब्लड अगर बंद नहीं हो रहा है उसका, ठीक है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो अपन एफएफपी जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग में कभी भी नहीं। और हमेशा ध्यान रखो मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट को तैयार करने में मिनिमम 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? मिनिमम 2 घंटे लगेंगे। डायरेक्ट ब्लड नहीं मिलता है, आप गए ब्लड बैंक और सीधा लेके आ गए, ऐसा नहीं है। 2 घंटे आप अभी बोलोगे तो 2 घंटे लगेंगे ब्लड को तैयार होने में, क्योंकि ब्लड जो है वो स्टोर करके रखते हैं ना ये लोग, फ्रीजिंग पॉइंट पे रहते हैं। तो 2 से 6 डिग्री पे जब फ्रीज करके रखोगे और वो डायरेक्ट खून तुम चढ़ा दोगे तो पेशेंट में जो है वो कम कभी छूट जाएगी, राइट। पेशेंट जो है वो सिवरिंग होने लगेगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे जो है वो लाया जाता है वापस, तो उसको 2 घंटे लगते हैं। इसलिए ब्लड अरेंज कराना 2 घंटे से पहले कभी ब्लड नहीं आता। नेक्स्ट चीज, आप जब भी ऐसा कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो फॉर्म भर के देंगे, तो उसमें पहले से ही जैसे 2 पीआरबीसी 4 एफएफपी वो अरेंज करवा देते हैं, ठीक है, कि अगर जरूरत पड़ी तो अपन क्या चढ़ा देंगे, एफएफपी भी मंगवा लेंगे। अगर 2 घंटे ब्लड को आने में लगेंगे और बीपी मैनेज नहीं हो रही है तो कॉलॉइड पे जाते हैं, यस। पर इनिशियल कभी भी ट्रॉमा के केस में कॉलॉइड नहीं देते। सबसे पहले आपके क्रिस्टलॉइड देंगे, क्रिस्टलॉइड थोड़ा देने के बाद में लीटर 2 लीटर, उसके बाद में कॉलॉइड देंगे। अगर डायरेक्ट आपने कॉलॉइड दिया तो पेशेंट जो है वो बीपी ऐसे ही मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा फ्लूइड जो है वो अंदर की सेल से खींचेगा, इसलिए। डन। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ में डोनेशन कर सकते हैं क्या? जी नहीं। जिस किसी को साइकिल चल रहा है, ठीक है, वो डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑलरेडी लॉस हो रहा है भैया, उसका ऑलरेडी लॉसेस हैं, इसलिए डोनेशन लेंगे ही नहीं उससे। जो मेंस्ट्रुएटिंग हो रहा है उसके दौरान, ठीक है, नहीं लेंगे। वो 4 से 5 दिन का जो साइकिल है उसके अंदर आपको डोनेशन नहीं लिया जाएगा। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है, कौन से सवाल मेल को पूछने हैं, कौन से सवाल फीमेल को पूछने हैं, ये ज़रूरी है। और ये आपके खोपड़ा में होना चाहिए कि किसको क्या सवाल पूछना है। जब एक फीमेल एक्सरे कराने आई है तो आप लड़के को तो नहीं पूछते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, पर जब औरत आई है, कोई भी लड़की हो, आपको लग नहीं रही है वो कि इसकी शादी हो रखी है, पर आपको जिम्मेदारी है आपकी कि आप उससे पहला सवाल करो कि आर यू मैरिड और अनमैरिड, ठीक है। वो कहेगी कि मैरिड हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए आर यू प्रेग्नेंट, कि नहीं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो ही आपको एक्सरे के अंदर जाना चाहिए। प्रेग्नेंट है तो आपको नहीं जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे केसेस में होता है, लोग बताते भी नहीं हैं, ठीक है, लोग नहीं बताएंगे। और अगर आपने सीटी करवा ली, एमआरआई करवा ली, ठीक है, उसका लॉसेस हो गया तो भरेगा कौन? सही है या नहीं? हाँ, सबसे बड़ा इश्यू तो किसका है? प्रेगनेंसी का ही तो इश्यू है। लोग कंसीव ही नहीं करते, तभी तो देखो सेंटर हर जगह, गली नुक्कड़ मॉलों पे जो है वो बोर्ड पे एक ही चीज़ लिखी हुई है
क्या क्या लिखा हुआ है? आईवीएफ। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लोग नॉर्मल कंसीव कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए। तो करेंगे कहाँ से? अपन तो कुछ थोड़ा बहुत होता है और एक्सरे करवाने पहुंच जाते हैं, सीटी करवाने पहुंच जाते हैं। और बच्चा कुचा कोविड ने काम कर दिया, दे दे के सीटी करवाई है लोगों ने, ठीक है, बिना सोचे समझे कि उसका नुकसान क्या है। प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, सभी को हो सकता है, चाहे वो 25 साल की लड़की हो, चाहे वो 40 साल की औरत हो, या फिर 50 साल की अम्मा हो, ठीक है। तो अगर 25 साल की लड़की को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ और उसमें ऐसा कोई ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी में जा सकती है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उस पेशेंट को, उस 25 साल की लड़की को एजुकेट करें कि तेरी शादी होगी तब तुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि तेरी ओवरी से अंडे सारे खराब हो जाने हैं, ठीक है, एक भी अंडा नहीं बचना है। तो आप या तो काम करो कि अपने अंडों को प्रिजर्व करवा के रखवाओ, ठीक है, कि शादी के टाइम में आपके अंडे काम आ सके, राइट, और नहीं तो इनफर्टिलिटी के शिकार रहोगे। तो ये सभी एजुकेशन देना कंपलसरी है। इंडिया में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लोग नहीं देते एजुकेशन, और उसकी वजह से जो है वो तलाक हो जाते हैं और फिर रोते फिरते हैं कि साहब ये कारण हुआ, और लास्ट में कारण ढूंढने जाओगे तो मेडिकल फील्ड पे ही आके रुकोगे कि ये गोलियां मैंने खाई थी जिसका रीज़न क्या था? इनफर्टिलिटी था। तो इसलिए आपको हर चीज़ों को, बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ये, जिनको आपको समझना चाहिए। मूवियाँ कितनी बन गई आजकल सैरोगेसी पे, सैरोगेसी पे बन रही है, आईवीएफ पे बन रही है, ठीक है, लोग डोनर कर रहे हैं, वो विकी डोनर, ठीक है, स्पर्म पे जो है वो मूवीज़ बन रही हैं। क्यों बन रही है वो मूवीज़? क्योंकि इसके लोग भुगतभोगी है, इसलिए मूवीज़ बन रही है। ये समस्याएं हैं आजकल। होल ब्लड में सारा कंपोनेंट है टोटल। हाँ, वो 300 ml निकालते हैं अपन। एक पर्सन जो है वो 300 ml डोनेट करता है, फिर उसके अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं अपन। हाँ, टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स डालोगे तो लगभग 400 ml के करीबन हो जाता है, 400 से 450 ml के करीबन। देखो 300 से 350 ml तो आपने पेशेंट से ले लिया, पर्सन से जो डोनेट कर रहा है उससे। उसमें क्या मिक्स करेंगे? 100 से 150 ml प्रिजर्वेटिव्स मिक्स करेंगे, और फिर वो लगभग 400 450 ml के करीबन हो जाता है बैग टोटल। प्रिजर्वेटिव तो ऑलरेडी उसमें पहले से ही पड़े रहते हैं, ठीक है, बाद में नहीं डालते हैं। अभी प्रिजर्वेटिव बताऊं। डन, नेक्स्ट। पीसीओडी में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट खाओ और उसके बाद में कंसीव करना चाहिए। पहले ट्रीटमेंट खाना चाहिए, फिर कोशिश करनी चाहिए। पाँच सौ में से हर दूसरी लड़की को पीसीओडी है। 500 में से हर दूसरी लड़की को पीसीओडी है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी की वजह से हो रही है। पर पीसीओडी को अगर आप टाइम से ट्रीट कर दोगे तो पीसीओडी से इनफर्टिलिटी नहीं होगी। और अपन ट्रीटमेंट ही नहीं खाते, क्योंकि उस पीसीओडी के ट्रीटमेंट में जो है वो मालाडी गोलियां देते हैं। और अनमैरिड गर्ल्स ये बोलती हैं कि पीसीओडी मालाडी अभी की इसलिए खानी है, पर वो हार्मोनल टैबलेट्स हैं, वो नेसेसरी है। तो आपके साइकिल्स और वो सभी जो हैं वो रेगुलर्स हो जाएंगे। जैसे ही साइकिल रेगुलर होने लगेंगे तो आप कंसीव भी करने लगेंगे कि अंडा जो है वो एग किस दिन बन रहा है। डन।
भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल में भले ही 18 हीमोग्लोबिन हो तो भी नहीं कर सकती है, ठीक है, उस प्रोसेस में लेंगे ही नहीं। ठीक है, वीकनेस आप देखो ना, वीकनेस को कवर करो ना आप। ब्लड डोनेट जब करेगी तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भाव तोल कर रहा है। 300 ml निकालना मतलब निकलेगा 300 ml ब्लड, और ऑलरेडी उसको जो है वो 80 से 100 ml लॉस हो रहा है, तो उसके हिसाब से लॉस कितना हो गया, ज़्यादा हो गया ना लॉस, तो उसको चक्कर आने लगेंगे। पीरियड्स टाइम से आ रहे हैं, अमाउंट भी सही है, पीसीओडी हो सकता है क्या? पीसीओडी, मैं कोई भोपा थोड़ी हूँ, है भाई, जाके यूएसजी कराओ, समस्या है तो पता करो। पीसीओडी हो सकता है क्या? हाँ, कराना पड़ता है तो कंसेंट लेके करवाते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर अगर सीटी करानी पड़ती है तो पहला तो कंसेंट लेना पड़ता है, दूसरा तब तक सीटी नहीं करवाते हैं तब तक कोई मेजर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना नहीं हो, ठीक है, तभी करवाएंगे, जब मेजर इश्यूज होता तभी करवाएंगे। या तो आपको है कि किसी को पेल्विक नैरोइंग है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहते हैं, तो करवाएंगे। और या फिर बच्चे को कोई डिफेक्ट है जो बोन डिफॉर्मिटी को दिखाता है और आपको आइडेंटिफाई करना हो तो ही करेंगे। नेक्स्ट चीज़, अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और वो जो है वो आपकी सर्वाइकल पे इंजरीज हो गई, आपको एमआरआई करानी पड़ रही है, तो उस केस में कंसेंट लेके एमआरआई की जाती है, क्योंकि फर्स्ट प्राइम कौन है? मदर है, बच्चा प्राइम नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कब कौन सी चीज़ें करवानी है और कौन सी नहीं करवानी है। नेक्स्ट, डोनेशन कितनी बार कर सकते हैं? लाइफ में डोनेशन कितनी बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मंथ के बाद आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है, क्राइटेरिया आपके सामने है, और हर 3 महीने के बाद में आप कर सकते हो। हाँ, डन। क्रायो प्रिसिप हेलो, क्रायो प्रिसिपिटेट में एफएफपी जो है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर सारे एफएफपी में होते हैं, ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई सेल नहीं होती है। और क्रायो प्रिसिपिटेट में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो फैक्टर 1 और एक फैक्टर 8, स्पेसिफिक फैक्टर को ही लिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। एक एचआईवी के अंदर जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, उसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अपना खुद का डाटा शेयर नहीं करेगा, पर अगर आप एक आदमी को पकड़ लो, ठीक है, कि भाई मैं अच्छा भलाई काम कर रहा हूँ, तुम्हें गोलियाँ फ्री दिलवाऊंगा, ठीक है, और मेरी रिसर्च है, तू मुझे बता तो सही, मेरे सैंपल 15 सैंपल चाहिए और मुझे तो एक तू ही मिला है, तो उसको थोड़ा सा अगर बहलाओगे पुसलाओगे, और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपने जीत लिया उसका कॉन्फिडेंस, तो वो बताएगा कि मेरे को उससे मिला था, ठीक है, तो आप उसके पास में जाओ, सेम काम उसके पास करो, ठीक है, तो वो अगले वाले का डाटा दे देगा। पर ये सभी डाटा सेंसिटिव डाटा है, आपको प्रचार नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर टॉर्ट अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? टॉर्ट, जेल, सजा, सबका प्रावधान है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी ने कोई चीज़ आपको बोली है तो वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर वॉइस, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर बिलीफ, फॉर योर ट्रस्ट। सभी के लिए आपको अकाउंटेबल होना जरूरी है। अगर कोई दोस्त आपको बात बताता है और उसकी सारी चीज़ें लड़ाई होने के बाद में किसी दूसरे को आप बक देते हो, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अकाउंटेबल होना जरूरी है।
अकाउंटेबल रहोगे तो रिश्ते भी ज़्यादा चलेंगे और काम भी अच्छे से होंगे। तो इधर उधर की बकवास नहीं करनी है किसी को भी। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गए सारे कंपोनेंट्स। अब प्रिजर्वेटिव कौन से हैं वो लिखो। प्रिजर्वेटिव्स, सुनिए इधर, हेलो। प्रिजर्वेटिव, 3 प्रिजर्वेटिव्स यूज करते थे, ठीक है, और अभी यूज करते हैं सीपीडी, सीपीडीए, सगम। सीपीडी जो है वो आपकी वैलिडिटी देता है 21 दिन की। कितने दिन की? 21 दिन की। सबसे पहले जब ब्लड इंट्रोड्यूस किया गया, जब लोगों ने कहा कि ब्लड को प्रिजर्व रखना ज़रूरी है, तब लोगों ने कहा कि ये प्रिजर्व रहेगा कैसे, तो इन्होंने कहा कि आप सीपीडी यूज़ करो। अब सीपीडी के अंदर ये जो कंपोनेंट यूज़ किया गया, इसमें एक था सिट्रेट, एक था फॉस्फेट एंड एक था डेक्सट्रोज। क्या था? डेक्सट्रोज। ये 3 कंपोनेंट यूज़ किए और 3 कंपोनेंट यूज़ करने से वैलिडिटी कितनी मिली आपको? 21 दिन की वैलिडिटी मिली। फिर लोग कह रहे 21 दिन में अगर खून खराब हो जाता है तो फ़ायदा क्या, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी अपन डोनेशन कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर एक नया जो है वो आविष्कार किया, जिसका किया 35 दिन तक। कितने दिन तक? 35 दिन तक, जिसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलाई गई जिसको एडिनाइन कहा। क्या कहा? एडिनाइन। तो C फॉर क्या हुआ? सिट्रेट, F फॉर फॉस्फेट, नेक्स्ट D फॉर डेक्सट्रोज एंड एडिनाइन। ये एडिनाइन ने जो है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया आपका, ठीक है, कि साहब ब्लड को और ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। फिर भी लोग कह रहे हैं कि साहब 35 दिन से भी इतना अच्छा नहीं है, कुछ और प्रिजर्व करके बताओ। तो फिर लोगों ने ढूंढा सगम, और सगम जो है वो आज का सबसे फेवरेबल प्रिजर्वेटिव है, जिसने 42 डेज तक ब्लड को आप स्टोर करके रख सकते हैं। और सगम में क्या कहा? S फॉर सलाइन, कौन सा है? सलाइन। A फॉर एडिनाइन, कौन सा था? एडिनाइन। G फॉर ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज। एंड M फॉर मैनेंटॉल, M फॉर मैनेंटॉल। तो आजकल जो ब्लड लिए जाते हैं उसमें सगम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सगम एंटीकोयागुलेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वैलिडिटी कितने दिन तक है? 42 डेज तक है। तो सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव कौन सा है? सगम। कौन सा है? सगम। तो ये यूज़ करते हैं। अब आप देख लो, 21 दिन तक स्टोर करना तो सीपीडी डालो, 35 दिन तक सीपीडीए डालो, और 42 दिन के लिए सगम डालो। सिट्रेट जो है वो एक परेशानी क्रिएट करता है। क्या करता है? परेशानी क्रिएट करता है कि ये क्या करता है? कैल्शियम को बाइंड करता है। क्या करता है? कैल्शियम को बाइंड करके यहाँ पे ये हाइपोकैल्सीमिया करता है। क्या करता है? हाइपोकैल्सीमिया कॉज करता है। इसका इश्यू है, पर इसको रखना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, इतनी प्रॉब्लम आने लग गई कि साहब हर खून चढ़ाने के बाद में या खून से चढ़ाने से पहले आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। तो इसके दुख से दुखी होके लोगों ने सिट्रेट को हटा ही दिया। क्या कर दिया? सीधा सगम कर दिया। अगर सगम डालते हैं तो आजकल लोगों को कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, एक मैनेंटॉल जब डाला हुआ है तो मैनेंटॉल से एक और चीज़ है, अगर किसी पेशेंट को ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट चला गया, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी के इश्यूज होने लग जाते थे। 2 घंटे से 4 घंटे में ब्लड चढ़ाना होता है। अगर आप सोचोगे आपने ब्लड को थोड़ा सा तेज़ करके गए और अटेंडर ने उसको क्या कर दिया? फुल कर दिया, और वो 1 घंटे के अंदर चला गया। 1 घंटे में ब्लड चला गया तो क्या होगा? इतना होल ब्लड जब आपकी बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा? फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ठीक है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो इतना वॉल्यूम ब्लड वेसल्स नहीं रखेगी, वो सीधा क्या करेगी? लंग्स की तरफ फेंक देगी, और लंग्स में पानी भरना चालू हो जाएगा, सांस की दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। तो इस केसेस के अंदर ऐसा कभी सांस की दिक्कत या पल्मोनरी इडीमा का केस हो जाए, तभी अपन मैनिनटॉल वाला काम में आता है, क्योंकि ये एक डाययूरेटिक का काम भी करता है। किसका काम करता है? डाययूरेटिक का। अगर आपने सीपीडीए यूज़ किया और आपने क्या कर दिया? ज़्यादा चढ़ा दिया, तो उस केस में आप ध्यान रखना, कभी भी चढ़ाते हैं ना ब्लड, तो आधा ब्लड जाने के बाद में लेसिक्स दिलाते हैं।
क्या दिला दें? लेसिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं लेसिक्स वाली, तो इसलिए आपको अगर ये कंपोनेंट है तो इन सभी से समस्या का समाधान है कि ना आपको ये देना डाययूरेटिक देना है, ना आपको कैल्शियम देना है, तो सबसे अच्छा कौन सा है? सगम है, और 42 दिन का स्टोरेज दे ही रहा है, सबसे बढ़िया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लिखो, अरे भैया पीएचडी कराओगे क्या मुझे आर्थराइटिस में? तुम्हें तो कोई चीज़ बता नहीं, मतलब समस्या का मुसीबत मोल लेना है। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस में एटीटी ले ली, एटीटी से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। बाकी एटीटी पढ़ाए उन मारसा को पूछना कि क्या एटीटी इनफर्टिलिटी करती है। उस ब्लड बैग की थैली पे सब कुछ लिखा हुआ होता है, एवरीथिंग। कब खून निकाला, कितने दिन तक चलेगा, कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला है, कितना डाला है, सब कुछ, कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया है, नंबर क्या है, कहाँ से जनरेट किया है, बैग का नंबर क्या है, कहाँ से निकाला है, सब कुछ, एवरीथिंग रिटर्न होता है उसके ऊपर। आपको कैसे पता चलेगा? सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इसलिए पढ़ा करो। तुम तो इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन भी नहीं पढ़ते हो कि क्या लिखा है और एक्सपायरी कितनी है, सिर्फ कलर देखते हो कि दिखने में तो ये डाययूरेटिक ही है, लेसिक्स ही दिखता है, ऐसा लगा दो। ना तुम डोज पढ़ते हो, ना तुम ये पढ़ते हो कि इस ड्रग का नाम क्या है, और ना ये पढ़ते हो कि ये डाइल्यूट कितने में करना है, डिस्टल में करना है या फिर आपके नॉर्मल सलाइन में करना है। बिगड़ने के बाद में पता चलता है ओहो ये नॉर्मल सलाइन में नहीं, ये डिस्टल वाटर में करना था। एडिनाइन एटीपीज रिलीज करता है एडिनाइन, इसलिए उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया उसने। नहीं होगा भैया, जब ट्रीटमेंट ले लिया पीसीओडी का तो कवर हो गया तो ठीक है ना, फिर नहीं होगा। डन। किसका? एडिनाइन एटी मैनेज करता है, उसकी एनर्जी को बचा के रखता है। एडिनाइन एटीपी जो है ना उसको रिलीज होने से रोक देगा ये, तो खर्च नहीं होगी वो, तो प्रिजर्व ज़्यादा दिन तक रहेगा वो, इसलिए एडिनाइन तो सब में मिलेगा। अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए रखना है तो देखो एडिनाइन सब में, एडिनाइन नहीं हटेगा। अब अगर तुम 50 दिन का भी कोई प्रिजर्वेटिव लेके आ जाएंगे तो भी एडिनाइन मिलेगा। डन हो गया भाई। जनरल इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? पहली चीज़, ब्लड जो भी डोनेट करने जाता है उसको मोटिवेटेड रखो कि भैया तू खून दे सकता है, ठीक है, तुझे देना चाहिए, ठीक है, कभी तेरे ज़रूरत होगी तब काम आएगा, ठीक है, तो अभी जाके दे के आओ। तो पहले तो मोटिवेशन ज़रूर करना है। दूसरा, अब मोटिवेशन तो सब ठीक है, मेन चीज़ है कि जब खून चढ़ाओगे तब क्या ध्यान रखना है आपको, ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? आपके हाथ में एक डॉक्टर साहब ने ब्लड लाके दे दिया, ठीक है, बीटी सेट दे दिया और मरीज को दे दिया कि ये लो, ये मरीज जाने और ये ब्लड चढ़ाना है अपने, तो क्या क्या करोगे?
ब्लड ठंडा नहीं होना चाहिए, तो गैस पे गर्म कर देंगे, माइक्रोवेव में कर देंगे। ऐसे नहीं करें, कंबल में डाल दें तो, कंबल में भी नहीं डाल। मैंने तो यार हॉस्पिटल में देखा, सब कभी कोई कंबल में घुसा रहा, कोई घर वाले लेके इधर बारी बारी से बोले मैंने तो कर लिया अब तू कर थोड़ी देर, ऐसे। हाँ, और क्रॉस मैच करेंगे। ओके, वाइटल स्टेबल होने चाहिए। और बताओ, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, 18 गॉज का कैनुला होना चाहिए। अच्छा, कंसल्ट लेंगे, क्या लेना कि मरमरा जाएगा। ओके ओके, हाँ, और रुको बोलने दो, नहीं चढ़ा तो आजा, सुनो इधर सुनो, आप बोलिए, सब बोलिए, मेरा नंबर। चलो, टर्न मेरा है अभी। हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि सर ज़्यादा बोल रहे थे, मैं बोलूँगा उतना, मेरी मर्जी आएगी उतना। पाम से पाम रगड़ के यूँ हाथ लगाएंगे दादा, वो कह रहे हैं ऐसे पाम टू पाम गरम करके ब्लड बैग में रख देंगे, गरम कर देंगे। सुनो अभी, नेक्स्ट चीज़, जब कभी भी आपको ब्लड अरेंज करवाना है, ठीक है, उसके पहले जब ब्लड अरेंज करवाने भेजोगे तो एक फॉर्म फिल करके भेजना होता है आपको, और जब फॉर्म फिल करके भेजोगे उसको बोलते हैं क्रॉस मैच फॉर्म, ठीक है। और क्रॉस मैच के साथ में एक सैंपल जाता है, क्या जाता है, एक सैंपल जाएगा, वो ईडीटीए वाइल में जाएगा। किस में जाएगा, ईडीटीए वाइल में। तो सबसे पहले तो ईडीटीए वाइल के अंदर आपको क्या भेजना है, सैंपल भेजना है, और इस सैंपल के साथ आपको क्रॉस मैचिंग का फॉर्म जाना चाहिए, क्रॉस मैचिंग फॉर्म। क्रॉस मैचिंग फॉर्म के अंदर पेशेंट का ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए। क्या मेंशन होना चाहिए, ब्लड ग्रुप। पेशेंट का डाटा मेंशन होना चाहिए, और नेक्स्ट पेशेंट का वेट एंड पेशेंट के अभी के वाइटल साइंस मेंशन्ड होने चाहिए। बात सब क्लियर हुई। जब आप क्रॉस मैच कराने भेज रहे हो तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, अगर ब्लड ग्रुप नहीं है उस पर तो ईडीटीए वाइल के 2 सैंपल जाएंगे, जिसमें क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग 2 की बिलिंग होती है, ठीक है। पहला नहीं पता है किसी को तो आप क्या कराओगे, पहले ब्लड ग्रुपिंग का करवाओ कि ब्लड ग्रुप क्या है पता करो, फिर क्रॉस मैचिंग करवाओ। दूसरा, वेट और वाइटल साइंस होने चाहिए, वजन कितना है और वाइटल साइंस स्टेबल है या नहीं। अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर है, ठीक है, 101 डिग्री टेम्परेचर है, ब्लड चढ़ाओगे नहीं, पेशेंट का टेम्परेचर 99 से बिलो होना चाहिए तभी ब्लड चढ़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर आपने ब्लड चढ़ाया और उसको रिएक्शन हो गई तो अपने को पता कैसे चलेगा भाई, फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या है, फीवर आना, ठीक है, उसको चिल्स होती है, तो ऑलरेडी वो तो बुखार में जो है वो कांप रहा है और तुम उसको ब्लड दे रहे हो, अब रिएक्शन हो रही या नहीं हो रही है अपने को पता चलेगा नहीं। तो इसलिए पेशेंट को फीवर नहीं होना चाहिए, वाइटल स्टेबल होने चाहिए। ये आपने भेजा, ब्लड बैग वाला, बैंक वाला जो है वो उसको मार्क करके देगा कि हमने अरेंज कर दिया है। अब अरेंज कर दिया, इसके बाद में आपको अब क्या करना है, अब आपको रिसीविंग करनी है। क्या करनी है, रिसीविंग। अब जब रिसीविंग करोगे, ठीक है, आप फोन करोगे ब्लड बैंक में, साहब हमारा ब्लड रेडी है, कि साहब ब्लड रेडी है, लेने आ जाओ। जब रिसीविंग लेने जाओगे तब के पेशेंट के वाइटल साइंस वापस भेजने हैं। क्या करने हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस वापस चेक करने के भेजने हैं, लिख के एक साहब अभी ये पेशेंट के वाइटल्स ये है। अब ब्लड बैंक वाला क्या करेगा, ब्लड रिलीज करेगा। क्या करेगा, ब्लड रिलीज करेगा। जैसे ही ब्लड रिलीज हुआ आपके पास में लेके आएगा। अब उसने ब्लड जब रिलीज किया तो उसका टेम्परेचर चढ़ाने वाला टेम्परेचर करके भेजा है। बात समझ में आई, पहले वो स्टोर था, ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि ब्लड का जो स्टोरेज है, ब्लड स्टोरेज का टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो 2 to 6 डिग्री का है।
कितना है 2 to 6 डिग्री का है, वो उतने पे स्टोरेज होता है। अब इसको तो वापस किस पे करना पड़ेगा, आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितने पे आपकी बॉडी में जाना चाहिए उतना वो ऑलरेडी तैयार करके देता है, इसीलिए टाइम लगता है उसको 2 घंटे। तैयार कर दिया, ब्लड रिलीज कर दिया, आपके पास में ब्लड आ गया। अब आपको उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ब्लड को गर्म करने के लिए, ठीक है, माइक्रोवेव का यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ एनी माइक्रोवेव फॉर टेम्परेचर मेंटेनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको माइक्रोवेव यूज करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ब्लैंकेट यूज करनी, ना कोई और यूज करना है, ठीक है। एक हॉस्पिटल में और देखा होगा, जैसे ही आप ब्लड की थैली टांगते हो, अटेंडर आता है कहीं से एक कपड़ा ढूंढ के उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। क्या सिनेरियो है इसके, नजर नहीं लगे, बड़ो गोरो है, ब्लड दे, नजर लग जाएगी तुम्हारे। सुनो, लोग ऐसा रीजन देते हैं कि नजर नहीं लग जाए या कोई टोकी जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि भाई टोक लग जाती है। टोकों का कोई सीन नहीं है। कुछ लोगों को ब्लड देख के जो है वो फोबिया होता है, ठीक है, कि वो गिर जाएगा, चक्कर खा के नीचे गिरेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर कभी फर्स्ट टाइम डिलीवरी रूम में गए हो, ठीक है, और डिलीवरी देखी हो, तो तुम्हें समझ आए कि ब्लड क्या चीज़ होता है और डिलीवरी होते कैसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जाओ ना, अगर कभी लेबर रूम में जाके बोलना कि साहब मैं फर्स्ट टाइम डिलीवरी देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसको जैसे ही डिलीवरी होनी होती है तो यहाँ पे जो है वो गिरते हैं ऐसे, डब 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 डब, उधर से पकड़ें कैच करें कि इधर कैच करें, समझ नहीं आता। तो वो ब्लड इतना होता है, और कभी भी इसीलिए बोलते हैं कि आपको भूखे पेट तो जाना ही नहीं चाहिए। एक तो भूखे पेट में ब्लड से वो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है। दूसरी चीज़, आपने इतना ब्लड कभी देखा नहीं होता है, और इतना ब्लड जब आता है तो आप बोलते हैं वो तो मर जाएगा, इतना ब्लड आ रहा है, और उस ब्लड के साथ साथ बच्चा आ रहा है, ठीक है, अब बोलो ये जाएगा या तो कुछ ना कुछ सेंस चलता रहता है। इसलिए आपको खाना खा के जाना चाहिए, उससे धीरे धीरे एक्सपोज होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ द माइक्रोवेव फॉर द टेम्परेचर मेंटेनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड आ गया, अब उसको सबसे पहले क्या करेगा, ब्लड आते ही चेकिंग बाई डॉक्टर। सबसे पहले उसको कौन चेक करेगा, डॉक्टर चेक करेगा। वो क्रॉसिंग देखेगा, ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं है, जो ब्लड आया है वो उस पेपर में मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। उसका एक नंबर होता है, ठीक है, बैग नंबर। क्या नंबर होता है, बैग नंबर होता है, और उसका ब्लड ग्रुप्स वो सभी लिखे हुए होते हैं। तो वो आपको चेक करने हैं, उसके ऊपर वो चेक करेगा। फिर आएगा नर्सिंग ऑफिसर should be check blood bag प्लस ब्लड ग्रुप, ये दोनों चेक करेगा, ठीक है। इसके पहले का सिनेरियो क्या है, सुनो, जब तुमने वो पेपर भेजा ना अरेंज करने के लिए, ठीक है, अरेंज करके आ गया, और अब आपको ब्लड चाहिए, तो आप भेजोगे वार्ड बॉय को या एचए को, किसी को, कि साहब ब्लड लेके आ जाओ। उसके पहले कैनुलेशन होना चाहिए, उसके पहले क्या होना चाहिए, कैनुलेशन। अब परेशानी कहाँ है, आप कह रहे हो साहब वो खून लेके आएगा जब तक मैं कैनुला लगा दूंगा। क्या हर पेशेंट के कैनुला लगाना इतना आसान है, नहीं है। तो इसलिए आप जब कभी भी पेशेंट स्टाफ भेजो किसी को ब्लड लेने के लिए, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कैनुला सिक्योर होना जरूरी है। और वो भी कैसा कैनुला, एक बड़े गेज का कैनुला। इसका मतलब है जो आपका स्टैंडर्ड कैनुला है, स्टैंडर्ड आईवी कैनुला है, वो है 18 गेज का। कितने का है, 18 गेज। और 18 गेज का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का कैनुला लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीन कलर का कैनुला पहले लगाओ, उसके बाद क्या करने भेजो, ब्लड लेने भेजो। ब्लड तो वो लेके आ जाएगा 10 मिनट में जाएगा, ब्लड लेके आया, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया। अब उसको क्या करना है, उस बैग में बीटी सेट डालोगे,
बना दोगे, पूरा प्रिपेयर कर लिया पेटेंसी। अब 18 गॉज के कैनुला के अंदर आपको क्या करना है, कनेक्ट करना। अगर रीजन है वाई वी आर यूजिंग द 18 गेज कैनुला वाइल इन्फ्यूजिंग ब्लड, इन्फ्यूज करते हुए ब्लड को 18 गेज का कैनुला क्यों जरूरी है? बिकॉज टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। किसको प्रिवेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी टूट नहीं जाए। अगर छोटा कैनुला आपने लिया, जैसे मान लीजिए आपने 22 गेज का कैनुला ले लिया, ब्लू कलर का ले लिया, और ब्लू कलर के कैनुला में पूरा ब्लड जाएगा नहीं, और उसके अंदर क्या करेगा, अटकता हुआ जाएगा, उतना बराबर नहीं है, और आरबीसी का शेप अलग है, और वो क्या होती जाएगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो जितना हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए एक ब्लड देने के बाद में, उतना हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आरबीसी तो क्या होगी, टूट गई, ब्रेक हो गई। इसलिए तो हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए अपन कितने गेज का कैनुला यूज करते हैं? 18। अब सुनो प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात यह है कि क्या 18 गेज का है तो ही लगाना है? साहब हमारे तो 20 गेज में भी ठोक देते हैं, 22 में भी ठोक देते हैं, ठीक है, और नहीं चले तो 24 में भी सरका देते हैं, तो देते तो है ही है। होगा ऐसा इसलिए होगा कि अगर अडल्ट में तो 18 गेज का कैनुला आ सकता है, पर क्या पीडियाट्रिक में 18 गेज का कैनुला आएगा? अगर इन्फेंट में ब्लड देना है, ठीक है, तो 18 गेज का कैनुला कहाँ से आएगा? उसमें तो 24 गेज का आ जाए वही बहुत है। तो नहीं के कंपैरिजन में, ठीक है, 24 गेज का कैनुला अच्छा है। बात समझ में आई? नहीं, एक तो खून जा ही नहीं रहा है और एक कुछ जा रहा है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा उसके अंदर, आधा तो फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अपन 24 गेज के कैनुला से दे सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 18 ही यूज़ करना है। तो आप जब प्रैक्टिकल में जाओगे तब ये नहीं कि साहब मार सा तो कूक के कह रहे थे कि साहब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और 18 गेज का कैनुला और न्यूबॉर्न बेबी तो दोनों बराबर ही है, लगाऊंगी इसमें। आईवीएफ के बच्चे देखो, इतने इतने से चूहे जैसे होते हैं, ठीक है, उनको 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने पिला के उनको 2 किलो का किया जाता है। बाकी उनका वजन जो है वो 500 ग्राम 1000 ग्राम के ही होते हैं वो, ठीक है। ऐसा लगता है लिटरली कोई अगर हट्टा कट्टा इंसान हो तो वो बच्चे को ढूंढता फिरे, तो किधर गया, बोले क्या हो गया, बोले बच्चा घूम गया, फीड करवाना है। तो वो इतना ही होता है, सच लिटरली इतना ही है, 500 से 1000 ग्राम का बच्चा ही होता है, तो उनको फीड करवाना पड़ता है बाहर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हीमोलाइसिस का सीन परीक्षा में तो एक गांठ बांध लो, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना मतलब कैनुला 18 का, कलर कैसा, ग्रीन कलर, ठीक है। इससे बड़ा कैनुला है तो बढ़िया है, ठीक है, पर 18 का तो होना ही चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी में 16, ठीक है। इसको छापो, फिर आगे बात करते हैं।